हाँ जी, चलो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सैलरी चैप्टर शुरू किया था। सैलरी चैप्टर में क्या था कि अगर किसी का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, अगर किसी का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है और एम्प्लॉयर कुछ पे कर रहा है एम्प्लॉय को, तो वो किसके अंदर कवर होता था? सैलरी चैप्टर के अंदर कवर होता था। फिर हमने सैलरी की कंप्यूटेशन की एक टेबल देखी थी जिसमें बहुत सारी चीजें थी, बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, ऐसे करके बहुत सारे आइटम थे। एक आइटम थी अलावेंसेस, जो हमने देख ली थी। अलावेंसेस के ऊपर काफी सारी चीजें हमने देख ली थी। अलावेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट अलावेंस है हाउस रेंट अलावेंस। ऑलमोस्ट जब तुम प्रैक्टिस भी करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन में तुम्हें हाउस रेंट अलावेंस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो वो तो है ही। उसके अलावा और भी कुछ अलावेंसेस क्वेश्चन में डाल सकता है, तो उसके लिए हमने काफी सारे नाम देख लिए थे और उनकी मैक्सिमम लिमिट देख ली थी। तो हमने जो भी वो लिमिट्स वगैरह पढ़ी थी ना, वो सारा एग्जेम्पशन का अमाउंट था, यानी कि उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, ना कि उतना अमाउंट टैक्सेबल होगा। उतना अमाउंट आपका एग्जाम माना जाएगा, उतना अमाउंट आपका एग्जाम रहेगा, बचा हुआ अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक, कुछ अलाउंसेस बचे थे। तो लास्ट हमने कौन सा लिखा था देखना, आइलैंड ड्यूटी ना। हाँ, उसके बाद लिखना कंटिन्यू कर लो, चाहे अलग से पॉइंट बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है वैसे, मतलब ऐसे ही है। 13 है ना, तो या फिर 14 से बना लो। 14 पॉइंट लिखना, ट्रैवलिंग और टूर अलाउंस। हाँ, ट्रैवलिंग और टूर अलाउंस। 15 लिखना। इन सबके आगे ना पॉइंट एक ही लिखवाऊंगा, यानी कि जैसे जो अमाउंट लिखे ना पिछलों के, सबके आगे एक ही पॉइंट लिखेगा, तो वो एक ब्रैकेट सी लगा के सबके लिए सेम लिखेंगे। कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, फिर डेली अलाउंस, डेली अलाउंस, डेली अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस और एकेडमी अलाउंस। तो जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं उनके आगे एक ऐसे एक एरो बना के लिख दो, एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना होगा, अमाउंट, हाँ, जो आज लिखवाया मैंने। नहीं, अभी रिकॉर्ड करूंगा, यूट्यूब पे डालूंगा। अमाउंट एक्चुअली स्पेंड, मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो, अच्छा लिख लो पहले से। हो गया। मान लो क्या हुआ कि जैसे मान लो टूर एंड ट्रैवलिंग अलाउंस है। उसमें क्या होता है कि अगर आप कोई ऑफिस टूर पे जा रहे हो, ऑफिशियल टूर पे, तो मान लो आप ऑफिशियल टूर पे गए, लेट्स से कहीं बेंगलोर का टूर था। ठीक, तो आपके एम्प्लॉयर ने आपको ऑन अकाउंट 30,000 रुपए दे दिए, कहते हैं ये लो 30,000 रुपए, बेंगलोर में जा रहे हो तो उसमें खर्चा तो होगा ही, तो आप इसमें से कर लेना। ठीक, तो आपको 30,000 रुपए मिले। 30,000 में से आपने वहां पर 25,000 खर्च कर दिए और वापस आके कुछ नहीं दिया वापस बदले में, तो आपकी इनकम कितनी हुई? 5,000, क्योंकि 30,000 आपको मिले, उसमें से आपने एक्चुअल में कितने स्पेंड करे? 25,000। तो 5,000 आपके लिए क्या हो गया? अलाउंस हो गया। 30 माइनस 25 कितना हो गया? 5,000। तो 5,000 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ठीक, तो जितना खर्चा आपने एक्चुअल में कर दिया वो आपका माइनस हो जाएगा एग्जेम्पशन के नाम से, बाकी आपका क्या होगा? टैक्सेबल। ठीक है, आना मॉड्यूल पे, स्टडी मैट निकालना। स्टडी मैट में पेज नंबर 3.27, इलस्ट्रेशन नंबर 2। चलो देखना क्या कहते हैं। मिस्टर श्रीकांत हैज टू सन्स, he is in receipt of children education allowance of 150 for his elder son and 70 per month for his younger son.
एक बात ध्यान रखना, जो 100 रुपए की अलावेंस है ना वो इंडिविजुअली अलग अलग दी जाएगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि 120 रुपए 150 और 70 220 इकट्ठे किए और 100 प्लस 100 200 रुपए का एग्जाम्पशन लिया, नहीं चलेगा ऐसा। मतलब क्या कि पहले साल के लिए उसका उसको मिला कितना 150, उसमें से एग्जाम्प्ट कितना होता है 100 रुपए इंटू 12 महीने, और दूसरे सन का 70 मिला, 100 एग्जाम्प्ट होता है बट मिला ही 70 है तो 70 का 70 एग्जाम्प्ट हो गया, कितना इंटू 12। ठीक, तो इसका कितना आ गया टैक्सेबल 600 और इसका कितना आ गया 0। बात समझ आ रही है? तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कि दोनों का प्लस किया 220 मिला, 220 में से 200 का एग्जाम्प्ट होता है तो ऐसा नहीं चलेगा, अलग अलग मिलेगा 100 100 रुपए। अगर 100 से कम मिले तो उसको 100 से कम ही रहेंगे और 150 में से 100 माइनस हो जाए। क्लियर है? तो ये हो गया। फिर उसके बाद और क्या है, कहता है बोथ ही सन्स आर गोइंग टू स्कूल, ही आल्सो रिसीव्स द फॉलोइंग अलाउंसेस। एक मिला है ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एक मिला है ट्राइबल एरिया अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर तुम्हें याद हो पीछे हमने लिखा था ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसको किसको एग्जाम था, सिर्फ और सिर्फ हैंडीकैप पर्सन को। देखो हमने लिखा था ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कि 3200 रुपए पर मंथ एग्जाम है, लेकिन सिर्फ किसके लिए, हैंडीकैप के लिए। नॉर्मल पर्सन को कोई इसकी एग्जामेशन नहीं होती, उसके लिए पूरा टैक्सेबल हो जाता है। सिर्फ हैंडीकैप पर्सन के लिए 3200 रुपए पर मंथ अलाउड होता है, एग्जाम्प्ट होता है। तो ये हैंडीकैप तो कहीं दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में, तो यानी कि 1800 रुपए पर मंथ पूरे पूरे फिर क्या हो जाएंगे टैक्सेबल। तो ट्रांसपोर्ट अलावेंस 1800 इंटू 12, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, ट्राइबल एरिया अलावेंस कितना है 500, ट्राइबल एरिया में एग्जाम कितना था 200 इंटू 12, तो 300 इंटू 12 कितना हो गया, कितने पे टैक्स देना पड़ेगा। नाम लिख लेना इनके आगे, ये दोनों एजुकेशनल अलाउंस के, ये ट्रैवलिंग अलाउंस और सॉरी ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ट्राइबल एरिया। हो गया। Then लिखना exemptions which are fully exempt, sorry allowances which are fully exempt, allowances which are fully exempt, allowances which are fully exempt is as follows, is as follows। कहता है कुछ अलाउंसेज ऐसे हैं जो फुली एग्जाम्प्ट है और वो लिखना डैश डाल के। फर्स्ट पॉइंट, allowances given to, allowances given to, फर्स्ट पॉइंट में allowances given to सुप्रीम और हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम और हाई कोर्ट जजेस। कहता है अगर हमने कोर्ट के जजेस को यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को
अलावेंस दी है तो वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। सेकंड पॉइंट, अलावेंस रिसीव फ्रॉम allowance received from United Nations organization, allowance received from United Nation organization। कहता है अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से हमें अलावेंस मिली है तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। थर्ड, अलावेंस पेबल आउटसाइड इंडिया, allowance payable outside India by a government, outside India by the government, allowance payable outside India by a government to a citizen of India, by the government to a citizen of India। तो इंडिया के सिटीजन को अगर कोई गवर्नमेंट अलावेंस दे रही है तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वो इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कोई मान लो इंडिया, जैसे इंडिया में तुमने देखा ना यहाँ पर एम्बेसी जब बहुत सारी पाकिस्तान एम्बेसी, इंग्लैंड एम्बेसी, यूएस एम्बेसी, ऐसे करके अलग अलग एम्बेसी है, तो ऐसे इंडिया की एम्बेसी भी बाहर होगी। तो कोई बंदा अगर इंडियन एम्बेसी में जॉब कर रहा है तो उनको अलावेंसेज दे दी जाती है काफी सारी, ठीक। तो यहाँ पर हमारी अलावेंसेज खत्म हो गई, ये थी हमारी अलावेंसेज सारी की सारी। इसमें मैंने तुम्हें बताया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हाउस रेंट अलावेंस है। जो तुमने 17-18 पॉइंट सीखे ना उनमें भी मार्क करा देता हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक बार पढ़ तो सारी लेना बट स्टिल मार्क करा देता हूँ। कहाँ से शुरू है, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन हॉस्टल दोनों को मार्क कर लो। बॉर्डर भी नहीं है, सिक्स है, सिक्स कर लो, ट्राइबल एरिया, सिक्स इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट वाली इंपॉर्टेंट है, सेवन। ट्रैवलिंग एंड टूर कन्वेंस डेली, इन पे जनरली ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं। डेली 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 उसी के नीचे इन पे जनरली ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं, बट ऐसा नहीं है कि बाकी आएंगे नहीं, बाकी को भी पढ़ जाना, काफी सारे तो नए ऐड भी हुए हैं तो पढ़ के जरूर जाना, छोड़ना मत। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना पेंशन, नोट नंबर देख लेना उसका कौन सा था टेबल के अंदर, और हेडिंग डालना पेंशन। कितना नोट नंबर 9, नोट नंबर 9 पेंशन। पेंशन हेडिंग डाल देना, उसमें दोनों कवर करेंगे, अनकम्यूटेड भी और कम्यूटेड भी। चलो सबसे पहले देखते हैं क्या होती है पेंशन। पेंशन क्या होती है, आपको ना एक मंथली पेमेंट मिलती है, पीरियोडिक पेमेंट होती है, अब जरूरी नहीं है मंथली ही होगा, ईयरली भी दे देते हैं कोई कोई लोग। तो आपको एक अमाउंट मिलता है, जैसे तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग रिटायर होने के बाद क्या लेते हैं, पेंशन आती है उनके घर पे हर हर महीने या हर हर साल ऐसा करते हैं, ठीक। तो लिखना पेंशन इज अ, पेंशन इज अ periodic payment, pension is a periodic payment made specially by government, pension is a periodic payment made specially by government or a company, government or a company to the employee, to the employee in respect of past services, in respect of past services। यानी कि आपने पहले के टाइम पे जो सर्विसेज दी उसके बदले में हम लोग कुछ मतलब कंपनी वाले कुछ क्या देते हैं, पेंशन। दो टाइप की पेंशन होती है, एक होती है अनकम्यूटेड पेंशन, एक होती है कम्यूटेड पेंशन। तो लिखना देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेंशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेंशन। फर्स्ट वन, मतलब या तो टू टाइप्स के नीचे पार्ट बना लो, और अगर पार्ट बनाने की जगह नहीं है तो वन और टू लिख लो। फर्स्ट पॉइंट लिखना अनकम्यूटेड पेंशन,
याद है मैंने दोनों का मतलब बताया था, अनकम्यूटेड और कम्यूटेड का बताया था क्या? बताया होगा। तुम क्या कह रहे हो? कंट्रीब्यूट? कंट्रीब्यूट का तो कोई रोल नहीं था, पेंशन तो मिलेगी, हम थोड़ी कंट्रीब्यूट करेंगे। नहीं, यहाँ पर क्या होता है, अनकम्यूटेड और कम्यूटेड का मतलब बिल्कुल सही बोला सार्थक ने, कि एक होता है कि आपको लमसम अमाउंट इकट्ठा मिल गया है एक बार में, तो वो होती है कम्यूटेड पेंशन। वो क्या होती है? कम्यूटेड पेंशन। और अगर आपको मंथली मिल रही है या पीरियोडिकली मिल रही है कि हर महीने मिलेगी या हर साल मिलेगी, उसको बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। ठीक। हम्म हम्म। वो ग्रेचुटी होती है, वो ग्रेचुटी होती है। ठीक। पेंशन आपकी चॉइस होती है कि आपको कैसे लेनी है, वैसे वो मंथली ज्यादा मिलती है, बट कुछ कुछ कम्यूटेड भी हो जाती है कि आपको इकट्ठा अमाउंट मिल गया, ठीक है ना, एक साथ अमाउंट मिल गया। तो कहते हैं जो अनकम्यूटेड पेंशन है ना, वो तो अभी लिखना मत, सुनते जाओ। जो अनकम्यूटेड पेंशन है, जो मंथली मिल रही है या जो पीरियोडिकली मिल रही है, वो तो पूरी पूरी टैक्सेबल रहेगी, चाहे कोई भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो फुल्ली टैक्सेबल रहेगी हमेशा। मतलब अगर आपको हर महीने के 5-5 हजार, 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार, कुछ भी अमाउंट मिल रहा है, तो वो क्या होगा? पूरा पूरा टैक्सेबल रहेगा। बट जो कम्यूटेड पेंशन होती है, वो पूरी टैक्सेबल नहीं होती, उसमें से कुछ अमाउंट एग्जाम्प्ट भी होता है। तो वो कितना एग्जाम्प्ट होगा, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो लिखना हेडिंग, सॉरी, इसमें हाँ, अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब लिखना। अनकम्यूटेड पेंशन में लिखना, इट रेफर्स टू इट रेफर्स टू पेंशन रिसीव्ड पीरियोडिकली। इट रेफर्स टू पेंशन रिसीव्ड पीरियोडिकली। पीरियोडिकली। सेकंड पॉइंट लिखना, कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन, it means it means commuting the whole or it means commuting the whole or part of the pension. It means commuting the whole or part of the pension. फिर लिखना एग्जाम्पशन अमाउंट, नेक्स्ट लाइन में एग्जाम्पशन अमाउंट हेडिंग से डाल दो, एग्जाम्पशन अमाउंट और डैश करके फिर लिखना एग्जाम्पशन कितनी होगी। एग्जाम्पशन अमाउंट डैश डाल के फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना एग्जाम कितना रहेगा। इसका सेक्शन भी लिख लो, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1010A। दोनों के लिए कॉमन सेक्शन है, इसमें अभी मैं दोनों के लिए लिखवाऊंगा। एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1010A। तो सबसे पहले लिखो अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन, सबसे पहले एग्जाम्पशन लिखो किसकी? अनकम्यूटेड पेंशन की। और इसमें लिख दो, इट इज फुल्ली टैक्सेबल, इट इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। यानी कि अनकम्यूटेड तो पूरा पूरा टैक्सेबल हो गया। फॉर ऑल एम्प्लॉयज का मतलब क्या है? फॉर ऑल एम्प्लॉयज क्यों लिखवाया है स्पेशली? क्योंकि आगे जाके ना हमें पढ़ने को मिलेगा बहुत सारी चीजें ऐसी है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सीधा सीधा एग्जाम कर दी, बट नॉर्मल प्राइवेट या कोई और कंपनी में जॉब कर रहा है उसको एग्जाम, उसको टैक्सेबल कर दिया, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पूरा पूरा एग्जाम कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा फुली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, क्योंकि सबके लिए एग्जाम माना जाएगा। ठीक। अब लिखना कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन। चलो अब कम्यूटेड पेंशन में एक चार्ट बना लो। कम्यूटेड पेंशन, एक साइड आ गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नीचे लिख दो सिर्फ फुल्ली एग्जाम। फुल्ली एग्जाम अंडर सेक्शन
fully exempt under section 1010A I 1010A I ठीक। अदर एम्प्लॉय में भी दो केस बना लो। इफ ग्रेचुटी ऑल्सो रिसीव्ड, एक साइड लिख दो इफ ग्रेचुटी ऑल्सो रिसीव्ड और एक साइड लिख दो इफ ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड। इफ ग्रेचुटी ऑल्सो रिसीव्ड, इफ ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड। ऑल्सो रिसीव्ड में लिखना है एग्जाम्पशन का अमाउंट। मतलब क्या हुआ कि अगर इस बंदे को पेंशन के साथ साथ ग्रेचुटी भी मिल रही है तो एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी इसको? तो एग्जाम्प्ट अमाउंट इक्वल्स टू, एग्जाम्प्ट अमाउंट इक्वल्स टू, देख लो क्या लिखना है फिर ताकि दिक्कत ना हो। एग्जाम्प्ट अमाउंट इक्वल्स टू टोटल पेंशन इनटू 1/3, टोटल पेंशन इनटू 1/3। तो मतलब अगर बंदे को ग्रेचुटी भी मिल रही है और फिर पेंशन मिली और पेंशन भी कौन सी कम्यूटेड वाली, तो उसका 1/3 क्या हो जाएगा? एग्जाम। ठीक। और अदर नॉट रिसीव वाले में बाकी सेम है, बस 1/2 कर देना, 3 को 2 कर देना, बाकी सेम है। नोट लिखना, नोट नीचे नोट लिखना। टोटल पेंशन मींस, नोट नंबर 1, टोटल पेंशन मींस फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। टोटल पेंशन का मतलब क्या हो गया? फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। नोट नंबर 2, गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूड्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूड्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विसेज, मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट नोट लिखना, नोट नंबर जो भी 3 है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस will be entitled, will be entitled to exemption, will be entitled to exemption for commuted pension, for commuted pension. So, will be entitled to exemption for commuted pension। मतलब वैसे उसने गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोला था, बट अगर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज भी हो तो भी आपको क्या मिल जाएगा? बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि कम्युनिटी पेंशन का एग्जेम्पशन मिल जाएगी। आना इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। पेज नंबर है 3.30, इलस्ट्रेशन नंबर 3। चलो, अच्छा एक नोट रह गया, एक और नोट लिखना, नोट नंबर 4, नोट नंबर 4, टोटल पेंशन इक्वल्स टू, टोटल पेंशन इक्वल्स टू commuted pension डिवाइड बाय
कम्यूटेशन परसेंटेज। क्वेश्चन ना ऐसे बोलेगा, बता लो पहले फॉर्मूला। कम्यूटेशन परसेंटेज क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोलेगा कि आपकी टोटल पेंशन ना 10 लाख रुपए है। आपकी टोटल पेंशन कितनी है? 10 लाख रुपए। उसमें से आपने क्या किया, 6 लाख रुपए तो एक साथ ले लिए, यानी कि लमसम ले लिया, यानी कि कम्यूटेड हो गया। और बाकी 4 लाख की आपने मंथली इंस्टॉलमेंट ले ली। ठीक, 4 लाख की क्या कर ली, मंथली इंस्टॉलमेंट ले ली। मान लो 10-10 हजार रुपए 40 महीने तक लेते गए। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 लाख तो कम्यूटेड है और बाकी 10-10 हजार रुपए आपको क्या मिल रहे हैं, अनकम्यूटेड। बट टोटल कितनी थी, 10 लाख। लेकिन क्वेश्चन ना टोटल बताएगा, क्वेश्चन हमें क्या नहीं बोलेगा, टोटल नहीं बोलेगा। क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि आपकी जितनी भी टोटल वो थी ना पेंशन, उसकी 60% तो आपने कम्यूटेड ले ली और बाकी 40% के लिए आपने क्या बनवा ली, इंस्टॉलमेंट। और जो 60% कम्यूटेड ली वो कितनी है, 6 लाख। तो अगर 60% कम्यूटेड यानी कि 6 लाख रुपए है, तो टोटल कितना होगा, 6 लाख डिवाइड बाय 60%। तो वही फॉर्मूला हो गया, कम्यूटेड पेंशन यानी कि 6 लाख डिवाइड बाय कितना परसेंटेज होगा, 60%। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से क्वेश्चन देखा, देखना। इलस्ट्रेशन 3 क्या कहता है, मिस्टर सागर who retired on 1st October is receiving 5,000 per month as pension। कहता है कि मिस्टर सागर है, 5,000 रुपए पर मंथ की उसकी पेंशन बनती है 1 अक्टूबर से। लेकिन on 1st February 2025 he commuted 60% of his pension and received 3 lakh as commuted pension। तो यानी कि उसने अपना क्या किया, 60% का पेंशन क्या ले ली, कम्यूटेड करा ली। तो उस केस में क्या हुआ होगा, you are required to compute his taxable pension assuming he is a government employee। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में यहाँ पर ना हमारे पास दो पेंशन हो गई, देखना। एक तो हो गई अनकम्यूटेड पेंशन। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अनकम्यूटेड, क्या कहते हो, एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? हाँ नेहा, दृष्टि, टैक्सेबल। नोट्स पे आओ, अनकम्यूटेड पेंशन कहाँ लिखा है, नहीं नहीं उधर ही था। अनकम्यूटेड पेंशन के बारे में क्या लिखा है, इट इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। तो चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो गवर्नमेंट ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या रहेगा, पूरा पूरा टैक्सेबल रहेगा। ठीक, पूरा पूरा टैक्सेबल रहेगा। तो अनकम्यूटेड पेंशन है कितनी, उसको 1 अक्टूबर 2024 से लेके 31 जनवरी 2025 यहां तक तो कितनी मिल रही थी, 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ। तो कितना हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो 5,000 रुपए इंटू 4 प्लस, फिर उसके बाद उसने क्या किया, 60% पेंशन कम्यूट करा ली। तो 60% अगर कम्यूट करा ली तो 5,000 हर महीने मिलता था, जिसका 60% तो उसने लमसम ले लिया। तो अब कितना मिलेगा उसको, बचा हुआ 40% मिलेगा, यानी कि 2-2 हजार रुपए मिलेगा। हुआ क्या कि जो पेंशन तुम्हें हर साल हर महीने 5-5 हजार मिलनी थी, तुमने बोला एक काम करो, 60% ना सबका मुझे लमसम दे दो और बाकी 2-2 हजार रुपए मुझे महीने ही देते रहना। ठीक, तो मतलब अगले 2 महीने मुझे कितना मिला होगा, 2,000 इंटू 2, तो 5,000 इंटू 4 20,000 और 4 कितना, 24,000। बात समझ आ रही है? ठीक, तो ऐसे रहेगा कि 5,000 इंटू 4 और 2,000 इंटू 2 24,000 हमारा ऐसे टोटल आ गया। ठीक, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कम्यूटेड पेंशन की, कम्यूटेड पेंशन कितनी मिली है, 3 लाख। रिसीव कितनी हुई, 3 लाख। और क्योंकि इसको क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी एग्जाम, यानी कि टैक्सेबल कुछ भी नहीं हुई। तो टोटल पेंशन इसके लिए सिर्फ टैक्सेबल कितनी है, 24,000। टैक्सेबल पेंशन 24,000 रुपए क्या होगी, टैक्सेबल। क्लियर है बात? सेकंड केस में उसने क्या बोला था हमसे, कहता है सेकंड केस में बताओ
प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और साथ में उसको ग्रेचुटी भी मिल रही है, तो अगर ग्रेचुटी भी मिलती है तो कितना होता है 1/3, 1/3 लेते हैं उसका टोटल का 1/3। तो सेकंड पॉइंट, एक काम करता हूँ यही कॉलम बना देता हूँ। ये फर्स्ट कॉलम था गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, ये सेकंड है रिसीव्ड ग्रेचुटी। अगर ग्रेचुटी रिसीव हो रही है तो अनकम्यूटेड तो उतनी रहेगी, ये तो सेम है सबके लिए, टैक्सेबल उतनी रहेगी 24,000। चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप किसी के भी एम्प्लॉय हो, आपको अनकम्यूटेड पेंशन तो पूरी टैक्सेबल रहेगी 24,000 एज इट इज। ठीक, उसके अलावा कम्यूटेड पेंशन मिली कितनी, 3 लाख। कम्यूटेड पेंशन मिल कितनी रही है, 3 लाख। लेकिन इसमें से अब एग्जाम्प्ट कितनी होगी, हमने लिखा ना टोटल पेंशन का 1/3। तो सर टोटल पेंशन कितनी है, 3 लाख रुपए की तुम्हें कम्यूटेड मिल रही है, जो कि कितनी है 60%। तो टोटल कितनी हुई, तो 3 लाख डिवाइड कर देंगे किससे, 60%। 3 लाख डिवाइड बाय 60%, तो यानी कि तुम्हारी टोटल पेंशन कितनी हो गई, 5 लाख। तो 5 लाख का 1/3 आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम। तो 5 लाख का 1/3 यानी कि कितना, 166, यही आएगा। तो टैक्सेबल कितना हो गया, 1,33,333। तो ये कितना आ गया, 1,57,333। ये हमारी क्या आ गई, ये रह क्या वो टैक्सेबल होगी, बट ग्रेचुटी का अलग से सीखेंगे अपन, ठीक है ना, ग्रेचुटी का अलग से सीखेंगे अभी। ग्रेचुटी का कॉन्सेप्ट आएगा, अभी सिर्फ पेंशन के ऊपर फोकस है। ग्रेचुटी में भी ऐसे ही होता है, एग्जाम्पशन भी मिलती है, कुछ कुछ टैक्सेबल होती है, कुछ एग्जाम्प्ट होती है, तो वो देखेंगे। ठीक, ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस कैलकुलेट कर लो, सेम रहेगा, बस यहाँ पर 1/2 हो जाएगा क्योंकि उसमें ग्रेचुटी नहीं मिलती। देखो क्वेश्चन आना, क्वेश्चन पे कहता है मिस्टर सागर हु रिटायर्ड ऑन 1 अक्टूबर 2024, 1 अक्टूबर को वो रिटायर हो गया, एंड इज रिसीविंग ₹5,000 पर मंथ एज पेंशन। तो 1 अक्टूबर से उसको 5-5 हजार रुपए महीने की पेंशन मिलनी शुरू हो गई, ठीक। लेकिन ऑन 1 फरवरी ही कम्यूटेड 60% ऑफ हिज पेंशन एंड रिसीव 3 लाख एज कम्युनिटी पेंशन। तो क्या कह रहा है कि अक्टूबर से लेके जनवरी तक तो उसको 5-5 हजार रुपए मिले, फिर उसके बाद उसने क्या किया, 60% कम्युनिटी ले ली, तो यानी कि बची कितनी 40%। तो 5,000 का 40% कितना हुआ, 2,000। तो अक्टूबर से लेके जनवरी तक तो उसको 5-5 हजार रुपए मिले, तो कितने हुए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो 5-5 हजार इंटू 4। और फरवरी और मार्च, हम तो मार्च में खत्म कर देते हैं ना अपना बैलेंस, तो फरवरी और मार्च कितने, 2,000 इंटू। और कोई डाउट इस क्वेश्चन में, नहीं है, ऐसा नहीं है, अभी आएगा, ग्रेचुटी भी आएगा। अलग अलग केसेस में ना दो, चाहे ऐसे टेबल ना बना के फर्स्ट पॉइंट अलग सॉल्व कर लो, सेकंड अलग सॉल्व कर लो, थर्ड अलग सॉल्व कर लो, तो मैंने समझाने के लिए ऐसा
थर्ड का कितना आ रहा है आंसर? इसमें से करो नेहा माइनस एग्जाम। कौन सा केस है, सेकंड या थर्ड? थर्ड है, तो वो क्या बोल रहे हैं, ग्रेचुटी नहीं हुई मेरी सी, तो नहीं हुई तो 1/2 लेंगे। तो टोटल पेंशन कितनी थी, 5 लाख, 5 लाख का 1/2, 2.5 लाख। 50,000 टैक्सेबल हो गया, 50,000 और 24,000, 74। चलो लिखना, एक नोट लिखना, नोट। इफ एन इंडिविजुअल, if an individual, if an individual who is an employee of, who is an employee of central government or state government and has been awarded, central government or state government, and has been awarded, has been awarded with gallantry awards, has been awarded with gallantry awards। गैलेंट्री अवार्ड समझते हो, जैसे कोई वो वीरता के, वीरता अवार्ड जो जैसे परमवीर चक्र, लिखना लाइक गैलेंट्री अवार्ड्स लाइक परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, एक्सेट्रा, is in receipt of, is in receipt of pension, is in receipt of pension, then the pension would be, then the pension would be fully exempt, then the pension would be fully exempt। कहता है कि फिर पेंशन क्या रहेगी, पूरी पूरी एग्जेम्प्ट मानी जाएगी, एग्जेम्पशन अमाउंट रहेगा पूरी एग्जेम्पशन। ठीक, तो अगर किसी को परमवीर चक्र मिला है या कोई भी महावीर चक्र मिला है, उसको पेंशन मिली, इवन उसकी फैमिली वालों को भी पेंशन मिल रही है, तो भी वो क्या मानी जाएगी, एग्जाम मानी जाएगी, अनकॉमन सब कुछ। नेक्स्ट टाइम डालना ग्रेचुटी, अंदर ही पेपर, ग्रेचुटी, ग्रेचुटी। ठीक है, ग्रेचुटी क्या होती है, जब आप किसी एक कंपनी को ना बहुत लंबा चौड़ा टाइम पीरियड अच्छे से सर्व कर देते हो, तो आपको एज अ ओनर क्या देते हैं, ग्रेचुटी दी जाती है, आपको एज अ ओनर ग्रेचुटी देते हैं। ठीक, कोई मैंडेटरी नहीं है, ये आपकी वॉलंटरी रहती है, आप चाहो तो दो, नहीं चाहो तो मत दो, लेकिन दे दी जाती है ऑलमोस्ट हर जगह पे। ठीक है ना, तो वो ग्रेचुटी है। तो जितनी ग्रेचुटी मिली, अब उसमें से कितनी टैक्सेबल होगी, कितनी एग्जाम्प्ट होगी, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो लिखना ग्रेचुटी के अंदर एग्जाम्प्ट अमाउंट, exempt amount under section 10 subsection 10, exempt amount under section 10 subsection, हाँ ग्रेजुएट, 10 subsection 10, 10 subsection 10। लिखना फर्स्ट पॉइंट, 10 subsection 10, if gratuity received, if
ग्रेचुटी रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस, ड्यूरिंग सर्विस मतलब क्या कि अगर जो ग्रेचुटी मिली है वो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिली है, मतलब जॉब चल रही थी, मैं जॉब कर रहा था, तभी मुझे क्या मिली है, ग्रेचुटी, तभी उसी टाइम पे मुझे क्या मिली है, ग्रेचुटी। ठीक, तो ग्रेचुटी रिसीव ड्यूरिंग सर्विस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जो जो सर्विस थी, जब जॉब कर रहा था उसी टाइम पे ग्रेचुटी मिली, तो इसके आगे डैश डाल के लिख दो, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। तो अगर जॉब कर रहे हो और उस टाइम पे ग्रेचुटी मिलती है, तो चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सब एम्प्लॉयज के लिए क्या रहेगा, फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। सेकंड पॉइंट लिखना, ग्रेचुटी रिसीव्ड, ग्रेचुटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ, ग्रेचुटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, ग्रेचुटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। अगर किसी की रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे ग्रेचुटी रिसीव हो रही है तो हम क्या करेंगे, लिखना, इसमें वही सेम ऐसे टेबल बना लो, जो हेडिंग डाली है उसके दो कॉलम कर दो, एक कर दो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जाम, और इस साइड लिख दो अदर एम्प्लॉय। एक साइड हमारा आ गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के क्या हो गए, फुली टैक्सेबल। दूसरी साइड लिख दो अदर एम्प्लॉय, अदर एम्प्लॉय, और अदर एम्प्लॉय में भी दो पार्ट्स कर लो। पहला पार्ट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, एम्प्लॉय कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। एक पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है, अगर एम्प्लॉय उसमें कवर्ड होता है तो क्या होगा, और अगर कवर नहीं होता तो क्या होगा, ठीक है ना। हमें सोचने की जरूरत नहीं है कवर कैसे होगा और कैसे नहीं, क्वेश्चन में लिख के देगा कि वो कवर्ड है या नहीं है। ठीक, क्वेश्चन साफ साफ मेंशन करेगा कि वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है या ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं। बात समझ आ रही है, ठीक। तो दूसरी साइड लिख दो, एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। तो अगर मैं बात करूं इसके लिए तो इसमें एग्जाम टू लोअर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो जो भी दिया हुआ है उनका लोअर, जो जो भी नीचे चीजें लिखेंगे उनका लोअर देखा जाएगा। तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग में फर्स्ट पॉइंट 20 लाख रुपीज, 20 लाख। सेकंड पॉइंट में एक्चुअल अमाउंट रिसीव, सेकंड पॉइंट में एक्चुअल अमाउंट रिसीव।
सेकंड पॉइंट कितना हो गया, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, और थर्ड पॉइंट सैलरी, सैलरी पर मंथ, सैलरी पर मंथ इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ completion of service, number of year of completion of service। क्या बोला इसने, कहता है सैलरी पर मंथ, जितनी हमारी एक महीने की सैलरी है उसको मल्टीप्लाई करना 15/26 पे 6 से, और मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज के लिए, ठीक। तो इस केस में ये इन तीनों का क्या लेना है, लोअर लेना है। मान लो एक बंदे को 15 लाख रुपए की ग्रेचुटी मिली, एक बंदे को कितने की मिली, 15 लाख, तो ये कितना रहेगा, 20 लाख ही रहेगा। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना हो गया, 15 लाख, और इसको सोल्व कर लेना, जो तीनों में से कम आएगा वो 15 लाख में से माइनस हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जो सैलरी पर मंथ लिखा है ना, उसका मतलब लिख लो, तो इसी के नीचे एक नोट सा डाल के लिख दो, सैलरी पर मंथ मींस, लिखवाऊंगा अभी, पहले इसको खत्म, अभी पीओजी है यानी कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर वाला लिखवा रहा हूँ, अनकवर्ड वाला बाद में लिखवाएंगे। सैलरी, ये कवर्ड वाले में लिखना, ये वाला जो सैलरी का मतलब लिखवा रहा हूँ वो सिर्फ कवर्ड में लिखना, क्योंकि यहाँ पर भी सैलरी आएगी और उस सैलरी का मतलब अलग होगा, ठीक। तो दोनों जगहों पे सैलरी का मतलब अलग है। तो सैलरी मींस, सैलरी पर मंथ मींस बेसिक सैलरी पर मंथ, बेसिक सैलरी पर मंथ प्लस बेसिक सैलरी पर मंथ प्लस डीए, डीएनएस अलाउंस। और ये डीए कौन सा होगा, चाहे टर्म्स वाला हो चाहे इन टर्म्स वाला हो, नॉट इन टर्म्स वाला हो, मतलब पूरा का पूरा डीए लेना है चाहे कैसा भी हो, ठीक। तो डीए है तो ले लेंगे, ठीक। सर अब एक बात बताओ, अगर मान लो किसी बंदे ने 30 साल जॉब करी है, अगर किसी बंदे ने 30 साल जॉब करी है, तो आप कह रहे हो कि सैलरी पर मंथ लेनी है और डीए पर मंथ लेना है, तो कौन से महीने का लेना है, जो सबसे लेटेस्ट रहेगा, जो सबसे लेटेस्ट रहेगा। मान लो मैंने 30 साल पहले जॉब शुरू करी थी 1000 रुपए में, और आज मेरी इस महीने सैलरी कितनी हो गई है, लेट से 50,000 रुपए हो गई है, तो मैं कितने लूंगा, 50,000 रुपए लूंगा, ठीक। जो लेटेस्ट रहेगी ना सबसे वो लेंगे, तो लिख लो, किसी इसी के आगे लिखना है तो लेटेस्ट वर्ड लिख लो, लेटेस्ट, लेटेस्ट, ठीक। और जहां पर ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस लिखा है, इसके यहाँ पर लिख लो राउंडिंग ऑफ अलाउड, राउंडिंग ऑफ अलाउड, राउंडिंग ऑफ अलाउड, मतलब क्या, अगर आपने 25 साल 4 महीने काम किया तो आप कितने महीने काउंट करोगे, कितने साल काउंट करोगे, 25 साल ही। लेकिन अगर आपने 25 साल 7 महीने या 25 साल 8 महीने 25 साल 10 महीने काम किया तो आप उसको 26 कर देना फिर, ठीक। 6, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, मैथ में क्या करते थे, अगर 25.5 हो यानी कि 25.5, तो उसको कितना कर देते थे, 26। लेकिन यहाँ पर अगर 25 साल 6 महीने काम किया, एग्जैक्ट 6 महीने, तो फिर उसमें क्या रहेगा, 25 ही रहेगा, 26 नहीं होगा। 25 साल 6 महीने 1 दिन काम कर लिया तब जाके वो 26 में जाएगा। समझ आ रही है। चलो अब आ जाओ इस साइड पे, एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर पीओजीए, इसमें ऐसे ही सेम लिख दो, एग्जाम्प्ट अमाउंट लोअर ऑफ द फॉलोइंग, और पहले दो अमाउंट तो सेम लिख दो, पहले दो पॉइंट तो सेम लिख दो, पहले दो अमाउंट सेम लिख दो, 20 लाख और एक्चुअल अमाउंट रिसीव, थर्ड में लिखना, पहला हो गया 20 लाख, दूसरा हो गया एक्चुअल अमाउंट रिसीव, थर्ड लिखना एवरेज सैलरी पर मंथ, एवरेज सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 1/2, यहाँ पर 15/26 की जगह कितना हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय वही सेम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, और इसके आगे लिख देना राउंडिंग ऑफ नॉट अलाउड, राउंडिंग ऑफ नॉट
अलाउड। तो मतलब अगर कोई नॉन पीओजीए एम्प्लॉय है, नॉन पीओजीए एम्प्लॉय का मतलब क्या हो गया कि उसकी राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे। उसकी राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे मतलब अगर किसी बंदे ने 25 साल 10 महीने भी काम करा तो उसको 25 ही माना जाएगा, जब तक उसके एग्जैक्ट 26 पूरे नहीं हो जाते। जब तक उसके एग्जैक्ट 26 पूरे नहीं हो जाते, इवन अगर किसी ने 25 साल 11 महीने 15 दिन 20 दिन काम कर लिया तब भी उसके 25 साल ही माने जाएंगे। 26 कब माने जाएंगे, जब 26 पूरे हो जाएंगे। ठीक, तो भी उसको 26 माना जाएगा। अब इसमें भी लिख लो, एवरेज सैलरी पर मंथ कैसे निकलेगा। एवरेज सैलरी पर मंथ कैसे निकलेगा, एवरेज सैलरी पर मंथ और डैश डाल देना। लिखना इसमें नेक्स्ट लाइन में डैश डाल के, एवरेज सैलरी पर मंथ डैश डाल के नेक्स्ट लाइन में एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ प्लस एवरेज डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए प्लस एवरेज डीए ब्रैकेट में लिख देना इन टर्म्स, डीए डीए डी डियरनेस अलाउंस वाला डी, एवरेज डियरनेस अलाउंस ब्रैकेट में लिखना टी, टी मतलब इन टर्म्स, ब्रैकेट में लिख दो इन टर्म्स ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, मतलब 10 महीने की बेसिक सैलरी प्लस 10 महीने का डियरनेस अलाउंस, वो भी कौन सा टर्म्स वाला, और प्लस एवरेज टर्नओवर कमीशन ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, एवरेज टर्नओवर कमीशन ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। ठीक, यानी कि पिछले 10 महीने की मेरी एवरेज सैलरी ले लो। मतलब क्या, जैसे मान लो पिछले मान लो 4 महीने तो मेरी सैलरी थी 25,000 रुपए, अगले 6 महीने मेरी सैलरी हो गई 30,000 रुपए, तो 30,000 इंटू 6 प्लस 25,000 इंटू 4 जो आएगा टोटल, उसको डिवाइड बाय 10 कर लेना तो एवरेज हो जाएगा। सेम ऐसे डीए के साथ और सेम ऐसे ही टर्नओवर के साथ, यानी कि पिछले 10 महीनों में मुझे जितना भी मिला है वो सारा का सारा प्लस करके डिवाइड बाय 10 कर लूंगा। ठीक, तो वो मेरी क्या आ जाएगी, एवरेज। और याद रखना इसमें रिटायरमेंट वाले मंथ को नहीं लेना, रिटायरमेंट वाले मंथ को एक्सक्लूड करना है। अगर मेरा फरवरी में रिटायरमेंट हो रहा है तो मैं जनवरी तक का लूंगा, मतलब जनवरी और उससे पहले के 9 महीने। ठीक, तो वो हमें यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है क्या? चलो इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर निकालना 4। देखो क्या कहता है, Mr. Ravi retired on 15th June 2024 after completion of 26 years, 8 months of service and received gratuity of 15 lakh. At the time of retirement, his salary was. तो क्या कह रहा है, चलो इसी में ऐसे ही कर लेंगे। At the time of retirement, his salary was, basic salary कितनी थी, 50,000 पर मंथ रिटायरमेंट के टाइम पे। डीएनएस अलाउंस कितना था, 10,000 पर मंथ, 60% ऑफ विच इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। कमीशन कितना था, 1% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर इन लास्ट 12 मंथ्स वो 1,20,00,000, 1,20,00,000 की टर्नओवर थी। बोनस कितना मिला है, 25,000 रुपए पर एनम। तो बताओ, कंप्यूट हिज ग्रेचुटी, टैक्सेबल ग्रेचुटी अज्यूमिंग he is a private sector employee and covered by the payment of gratuity act। तो कवर्ड मतलब ये वाली इसकी बात कर रहा है। ठीक, तो इसमें रिसीव कितना हुआ है, 15 लाख। 15 लाख में से एग्जाम कितना होगा वो अपन देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला केस तो कितना रहेगा, 20 लाख ही रहेगा। दूसरा कितना रहेगा, 15 लाख। ये दोनों तो सेम हो गए। थर्ड निकालना है हमें। थर्ड में क्या करेंगे, सैलरी पर मंथ। सैलरी पर मंथ कैसे निकलती है, बेसिक सैलरी प्लस डीए कौन सा, सारा। इस वाले केस में क्या था, डीए दोनों लेने थे। इस वाले केस में क्या था, डीए दोनों लेने थे। तो क्वेश्चन में देखना, 50,000 की बेसिक सैलरी है और 10,000 का डीए है, यानी कि कितना हो गया, 60,000। ठीक, कितना हो गया, 60,000। तो 60,000 इंटू 15/26 मल्टीप्लाई बाय, अब उसने बोला था 26 साल 8 महीने, 26 साल 8 महीने, तो यानी कि कितना कर देंगे, 27, क्योंकि इसमें राउंडिंग ऑफ अलाउड है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27। करना कैलकुलेट कितना आ रहा है, तीनों में से 15। इन तीनों में से लोअर कौन सा है, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, एग्जाम। तो यानी मिली कितनी, 15 लाख।
15 लाख में से ये माइनस कर देंगे, बचा हुआ क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। बात समझ आ रही है? फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन पीओजी एम्प्लॉय की, नॉन पीओजी में भी वही रहेगा 20 लाख, दूसरा क्या रहेगा 15 लाख, तीसरा क्या था एवरेज सैलरी पर मंथ, कितनी है एवरेज सैलरी पर मंथ। देखो अब उसने कुछ बोला है क्या सैलरी के ब्रैकेट में कि चेंज हुई हो, कभी बढ़ी हो, कम हुई हो, कुछ नहीं बोला। तो हम ये मानेंगे कि 50,000 रुपए पर मंथ सैलरी है, तो पिछले 10 महीने से 50,000 ही चलती आ रही है। तो 50,000 इंटू 10 कितना हो गया 5 लाख। तो यानी कि पर मंथ कितनी रही 50,000 रही। डीए में कुछ चेंज होने को बोला है 10,000 है, 10,000 है, लेकिन हमें कौन सा लेना है इन टर्म्स वाला। तो 60% क्या है इन टर्म्स वाला है। जब भी डीए के ब्रैकेट में ऐसे कुछ परसेंटेज लिख के दे देना, चाहे लाइन कुछ भी लिखे, वो परसेंटेज हमेशा इन टर्म्स मानी जाएगी। जैसे इसने लिखा है 60% फॉर्म्स ऑफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट ऐसा कुछ करके, तो कुछ भी लैंग्वेज लिख के दे, अगर ऐसे ब्रैकेट में परसेंटेज दी है ना, वो परसेंटेज इन टर्म्स की हो गई मतलब। ठीक, तो 10,000 का 60% क्या है इन टर्म्स, तो 50,000 सैलरी, 6,000 क्या हो गया हमारा डीए एक महीने का। ठीक, टर्नओवर कमीशन क्या है, कहता है कि पिछले एक साल में कितने की टर्नओवर करी है 1 लाख, सॉरी 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख का क्या हो गया 1% टर्नओवर कमीशन, तो कितना हुआ 1,20,000। बट 1,20,000 क्या है पूरे साल का, क्योंकि हमें तो पूरे साल की टर्नओवर है, तो डिवाइड बाय 12 इंटू 10, क्योंकि हमें 10 महीने का निकालना है ना 1 लाख। वैसे हमें तो मंथली चाहिए, तो देखो क्या क्या बोला मैंने, जो हमारी एवरेज सैलरी कैसे आएगी, सबसे पहले बेसिक सैलरी पर मंथ किसके बेसिस पे, एवरेज के बेसिस पे। अब सोच के देखो, चाहे 10 महीने मुझे 10 महीने तक 50-50 हजार रुपए मिल रहे हैं, कोई चेंज नहीं हुआ, तो चेंज हुआ तो 10 महीने की कितनी हो गई 5 लाख, डिवाइड बाय 10 करोगे कितना आएगा, वही 50,000 ही आएगा। तो एवरेज बेसिक सैलरी कितनी हो गई 50,000। एवरेज डीए कितना हो गया, वैसे 10,000 है, बट हमें टर्म्स वाला लेना है, यानी कि 60% कितना 6,000। और टर्नओवर कमीशन ये भी को क्या एवरेज, कहता है 1 करोड़ 20 लाख की टर्नओवर थी, इसका 1%, बट ये पूरे साल का है, तो डिवाइड बाय 12 कर दो, एक महीने का आ जाएगा, कितना आ रहा है, कितना आ गया 66,000। तो ये कितना हो जाएगा 66,000 इंटू 1/2 इंटू कितना 26 ही लेंगे, 27 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर राउंडिंग ऑफ अलाउड नहीं होता। करना कितना आ रहा है, ये क्या चेक करना आंसर है, ठीक है ना, लिखा था ना राउंडिंग ऑफ नॉट अलाउड, मतलब 26 में साल पूरे, बस 8 महीने छोड़ दो। ठीक, और थर्ड केस में उसने क्या पूछा था कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो सारा का सारा क्या है एग्जाम है, 15 लाख पूरे एग्जाम है, कुछ भी टैक्सेबल। ठीक, उतार लो। कोई डाउट, क्लियर है क्या ग्रेचुटी, ठीक है। चलो आज यहीं तक करते हैं, ग्रेचुटी तक, ग्रेचुटी सीख लिया हमने, पेंशन सीख लिया।
तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोनों, ग्रेचुटी और पेंशन। पेपर में ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ग्रेचुटी और पेंशन दिखेंगे दिखेंगे, तो इसलिए दोनों हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट